नमस्कार, वंदे मातरम। मैं AR चौधरी। होली का त्यौहार शांतिपूर्वक गुजर चुका है और होली के त्यौहार के बाद पुनः वापस हम लौट सकते हैं एजुकेशन की ओर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का त्यौहार शांतिपूर्वक रहा। आज के इस सेशन के अंदर क्लास 12 के वो विद्यार्थी जो BSTC की तैयारी करना चाह रहे हैं, मैं BSTC के बारे में आज के इस पूरे वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी एक बेहतर रणनीति क्या हो सकती है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, कट ऑफ जाने की क्या संभावना रहती है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको BSTC के संबंध में कोचिंग क्लास का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। इन सारे विषयों को लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे जिसको हम सामान्य भाषा में BSTC कहते हैं। BSTC 2025 को लेकर के चर्चा करूँगा, या इसको जो NCT है उसके अनुसार अपन इसको कह सकते हैं प्री DL ED 2025। नया नाम तो प्री DL दिया हुआ है, लेकिन अपन इसको BSTC के नाम से भी जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम को वे विद्यार्थी टारगेट कर रहे हैं जिन विद्यार्थियों को 12th के बाद पढ़ाई के लिए बहुत कम समय मिलेगा या अतिशीघ्र जो नौकरी पाना चाहते हैं, वो विद्यार्थी है वो BSTC के कोर्स को टारगेट कर रहे हैं। BSTC की परीक्षा को पास करके आप लेवल फर्स्ट जो क्लास LKG UKG से 5वीं तक के टीचर है वो बन सकते हैं। तो जल्दी टीचर बनने का जो सपना देखते हैं वो विद्यार्थी इस BSTC के कोर्स को ज्वाइन करेंगे। इसके अतिरिक्त गर्ल्स का अधिकांश पसंद ये रहता है और सत्र 2025 और 26 के लिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? राजस्थान के जो गर्ल्स है उनके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा और राजस्थान की सरकार के द्वारा लेवल फर्स्ट के अंदर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की गई है। तो 50% आरक्षण महिलाओं के लिए इसके अंदर होगा। तो इसके अंदर महिलाओं को, जो लड़कियां हैं, उनको इसके अंदर बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। इस बार सत्र 2025 और 26 के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा को जिम्मेदारी दी गई है। और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है वो सत्र 2025 और 26 के लिए BSTC का आयोजन करवाने जा रही है। आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं और इस आवेदन के शुरू होने की जो डेट है वो थे 6 मार्च 2025 से आवेदन शुरू हो गए और आवेदन की जो अंतिम डेट है वो 11 अप्रैल 2025 है, वो आवेदन की अंतिम डेट है। तो इस समय सीमा के भीतर आप आवेदन कर लीजिए। इसके साथ साथ PTET के आवेदन है वो भी चल रहे हैं। PTET के आवेदन, हालांकि 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम था उस पर एक बार के लिए रोक लगा दी गई है, लेकिन वो नए प्रावधानों के अंदर NCT के अनुसार ये वापस पुनः शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं कि बिल्कुल बंद कर दिया गया है, वापस पुनः दोबारा नोटिफिकेशन जारी होगा और नए प्रावधानों के साथ शुरू हो जाएगा। फिलहाल PTET के आवेदन 2 वर्ष के लिए चल रहे हैं। तो 2 वर्ष वाला तो 12वीं क्लास के लिए वैसे भी है नहीं जरूरी, होंगे नहीं, आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो जो विद्यार्थी BSTC करना चाहते हैं वो इस समय सीमा के भीतर फॉर्म अप्लाई कर दें। इसके साथ साथ इस सत्र के लिए परीक्षा की जो तिथि है वो भी घोषित कर दी गई है। 1 जून 2025 संभावित परीक्षा की तिथि बताई गई और लगभग करीबन हर बार जो नोटिफिकेशन जारी होता है उस समय भी यही डेट रहती है। तो इसी समय जो परीक्षा की तिथि है आपको तैयारी भी इसी को ध्यान में रखते हुए करनी है और आवेदन भी आपको इसके भीतर कर देना है। इसके लिए जो शुल्क रखा गया, ये BSTC का कोर्स है 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य होता है और एक संस्कृत वालों के लिए होता है। जो सामान्य है उसके लिए जो शुल्क है वो है 450 रुपये। सामान्य के लिए शुल्क कितना है? 450 रुपये। इसके साथ साथ सामान्य के साथ साथ जो संस्कृत का अप्लाई करेगा
उसका जो शुल्क है वो शुल्क 500 रुपये रहने वाला है। तो कोई बहुत बड़ा शुल्क है नहीं, आप इसको ई मित्र के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो, या ई मित्र के सिवाय अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो तो खुद अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो इसकी जो डेट है उस डेट को ध्यान में रख लेना है। इसके साथ आपको ध्यान और रखना है, इसके अंदर योग्यताएं क्या होनी चाहिए। देखो, और बहुत ज़्यादा तो बाउंडेशन है नहीं, क्योंकि ये 12वीं पास के जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों के लिए चल रहा है, या 12वीं पास है, या 12वीं के अंदर जो अभी जिनका 12वीं में एग्जाम चल रहे हैं, जिनके जो करंट सेशन के अंदर है, वो विद्यार्थी भी इसके पात्र वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 12वीं के अंदर जिनका हो चुका है उनके लिए अगर वो सामान्य कैटेगरी से आता है तो 50% मार्क जरूरी है, ये ध्यान रख लें। अगर आपके मार्क 49.99 होंगे तो भी आप इसके पात्र नहीं होंगे। तो एक तो ये ध्यान रख लेना है, जो जनरल के कैंडिडेट है उनके लिए 50% जरूरी है, और जनरल के सिवाय जो SC ST या OBC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 12वीं के अंदर 45% कम से कम अंक है वो जरूरी है। ये क्राइटेरिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके सिवाय डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट एक तो आपका चाहिएगा 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जो विद्यार्थी अभी अपेयर है, इस सत्र जो परीक्षा दे रहे हैं, उनकी मार्कशीट तो अभी है नहीं, तो उनका अपेयर लिखा हुआ आ जाएगा और वहां पर उनको अपने रोल नंबर ऐड करने तो ये आ जाएगा। इसके साथ साथ जो व्यक्ति आरक्षण का फायदा ले रहे हैं उनके लिए OBC या ST का है या SC का है, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट या EWS का है, जिस भी कैटेगरी का है वो कास्ट वाला सर्टिफिकेट जिससे आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा, ये सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए। इसके सिवाय आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक आपके पास फोटो होना चाहिए, और फोटो के साथ आप हाथ के जो थंब है, अंगूठा है, उसका थंब का निशान होना चाहिए, ये चाहिएंगे। इसके साथ आपको एक चाहिए कि बैंक डायरी के नंबर ऐड होंगे, और कई बार अगर आपका नहीं होता है तो इसकी जो फीस आपने अदा की है वो फीस आपको रिफंड होती है वापस, तो फीस रिफंड के लिए आपकी बैंक डायरी है वो होना जरूरी है। ये आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे। अब डॉक्यूमेंट के सिवाय अपन चर्चा कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा, फिर उसके बाद अपन लौटते हैं आगे कि BSTC के लिए एक बेहतर रणनीति क्या हो सकती है। पहले मैं थोड़ी सी आपकी जो तथ्यात्मक जानकारी है वो तथ्यात्मक जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से किताबें पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन सी रणनीति को लेकर के आगे पढ़ना है। तो इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सिलेबस के इसके 4 भाग है। पहला भाग है इसका मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता वाले पार्ट से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो दूसरा भाग है वो है राजस्थान की सामान्य जानकारी। राजस्थान की सामान्य जानकारी, ये राजस्थान का जीके है पूरा, राजस्थान की सामान्य जानकारी, और इससे भी आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके सिवाय आपका तीसरा जो पार्ट है वो है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि वाले से भी आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका जो चौथा पार्ट है वो है भाषा का। भाषा के अंदर आपकी 3 भाषाएं हैं जिसको आपने थर्ड लैंग्वेज के रूप में सिलेक्ट किया था। अंग्रेजी है, हिंदी है और संस्कृत है। संस्कृत और हिंदी दोनों में से आपको एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इंग्लिश से और 30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे हिंदी या संस्कृत, दोनों में से आप एक भाषा लेंगे इस भाषा से। यानी भाषा वाले पार्ट से भी आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपको जो सारे प्रश्न पूछे जाएंगे वो 200 प्रश्न पूछे जाएंगे कुल, और आपका जो पूर्णांक होगा
वो 600 अंक का होगा, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो बड़े तौर से आपका ये सिलेबस है। हालांकि पूर्णतः टॉपिक वाइज बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है, इस टॉपिक को ध्यान में रख करके पेपर तैयार किया जाता है। तो बड़ा सिलेबस आपका ये रहने वाला है, इसी सिलेबस के हिसाब से आपको चलना है। अब एक चीज़ और सर, थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में क्या संभावना है? देखो पहले से बता देता हूँ कि 4 वर्षीय बीए बीएड वाला जो कोर्स हो रहा था वो बंद कर दिया इस बार, और 4 वर्षीय बीए बीएड वाला कोर्स बंद कर लिया। इसका मतलब जो ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे बीएसटीसी में ज़्यादा भरे जाएंगे। एक कारण ये भी है कि लेवल फर्स्ट के अंदर लड़कियों को, जो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया, इसके अंदर गर्ल्स का ज़्यादा रहने वाला है। तो ये तो मान के ही चलिए कि हर बार जो कट ऑफ रहती है उससे तो इस बार ज़्यादा ही रहेगी। हर बार की जो कट ऑफ रहती है उससे ज़्यादा रहेगी। सर फिक्स बता दें, देखिए कट ऑफ निर्भर करती है पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। कई बार पेपर का स्टैंडर्ड बहुत हैवी रहता है, कट ऑफ नीचे रह जाती है। कई बार पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो लो रहता है, कट ऑफ ऊपर चली जाती है। तो ये सामान्यतः तो निर्भर करता है पेपर के स्टैंडर्ड पर। जिस प्रकार का पेपर स्टैंडर्ड होगा उसी हिसाब से कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बड़ा आइडिया बता देता हूँ। अगर जनरल का कैंडिडेट है तो जनरल के कैंडिडेट को ये मान करके चलना है कि वो 470 प्लस चले, 470 प्लस का टारगेट लेकर के ही चले अगर जनरल का कैंडिडेट है। तो अगर ओबीसी का कैंडिडेट है, तो 450 प्लस मान करके चले। अगर वो विद्यार्थी एससी का कैंडिडेट है, तो विद्यार्थी 400 के समथिंग मान करके चले, 415 के समथिंग मान करके चले। और एसटी का विद्यार्थी है तो वो विद्यार्थी 375 मान करके चले। ये तो सामान्यतः मान करके ही चलना है। गर्ल्स का इसे 5-10% आप कम मान लो। मैं सामान्यतः ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछली बार से इस बार की जो कट ऑफ है वो आपके ज़्यादा जाने की संभावना रहेगी। तो ये तो आपके सामान्यतः जो तथ्यात्मक जानकारी, इसको ध्यान रख लेना। प्री डीएलएड जिसको अपन बीएसटीसी के सामान्य बीएसटीसी के नाम से जानते हैं, 2025 के लिए फॉर्म शुरू हो गए हैं। फॉर्म इस बार जो परीक्षा करवा रहा है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा करवा रहा है। आवेदन 6 मार्च को शुरू हो गए और 11 अप्रैल लास्ट डेट है, और 1 जून परीक्षा की संभावित तिथि है वो घोषित कर दी गई है। ये सामान्य फीस है। 12वीं के अंदर आपका जनरल कैंडिडेट है तो 50 और अदर कैंडिडेट है तो 45% के साथ जरूरी है। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, जो इस साल 12वीं में अपियर है उनके लिए मार्कशीट नहीं चाहिएगी। इसके सिवाय आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटो, सिग्नेचर, अंगूठा और बैंक डायरी, ये चीज़ें आपके जरूरी डॉक्यूमेंट होंगे। ये आपका सिलेबस रहने वाला है जो 4 भागों में बंटा हुआ है। कुल 200 प्रश्न आने वाले हैं, 600 अंक है, और सामान्यतः इस कट ऑफ के हिसाब से आपका मैटर चलने वाला है। तो इस दायरे को आप सामान्यतः लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब आता हूं मैं आपके मूल विषय पर कि आपके पास एक ऐसी रणनीति होनी चाहिए। क्यों? एक कारण और ये भी है कि आप अगर बेटर रणनीति को लेकर के नहीं चलते हैं, आपके पास अच्छी योजना नहीं है, तो सफलता की गारंटी नहीं ले जा सकती, काफ़ी कम हो जाती है। तो एक बेहतर रणनीति बना करके अगर आप योजना बना करके आप आगे चलेंगे तो आपके सफलता की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक व्यवस्थित नियोजन जरूरी इसलिए भी है कि समय आपके पास बहुत कम है, मैदान आपके लिए बहुत नया है। स्कूल के स्टूडेंट पहली बार कंपटीशन एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों को ये भी पता नहीं है कि ये लेवल कैसा होने वाला है। इसलिए एक बेहतर रणनीति जरूरी है। रणनीति में आपको क्या करना है, एक ये ध्यान रखें, एक अच्छे विद्यार्थी की खासियत ये होती है कि वो किताबों का बहुत ज़्यादा भार एकत्रित नहीं करे। सीमित आपका जो कंटेंट है वो सीमित कंटेंट होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए और उसका रिवीजन होना चाहिए। अब कंटेंट की बात आती है तो सर पढ़ना क्या है? देखिए, इस सिलेबस को हमने 4 भागों में बांटा था, उसमें से 2 भाग विद्यार्थी के लिए नए हैं। हालांकि यूं माना जाए तो सारे ही नए हैं, लेकिन 2 भाग के लिए विद्यार्थी को एक विशेष प्रयास करना पड़ेगा।
प्रथम भाग तो था आपका मानसिक योग्यता वाला। इस मानसिक योग्यता वाले पार्ट को विद्यार्थियों ने कभी नहीं पढ़ा है और इस पर विद्यार्थी को फोकस करना ही पड़ेगा। राजस्थान जीके वाला ठीक है, विद्यार्थी दूसरे पार्ट को कर लेगा काफ़ी, उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की होती है, उसमें भी ज़्यादा विद्यार्थी को जोर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो तीसरा पार्ट था शिक्षण अभिरुचि, ये विद्यार्थी के लिए नया है। हालांकि भाषा की बात करें, चौथा पार्ट भाषा का था, तो भाषा के अंदर विद्यार्थी जनरल अगर उसकी हिंदी है तो वो ग्रामर पढ़ के आया है, अगर इंग्लिश थी 12th में तो वो पढ़ के आया। ये दो भाग तो विद्यार्थी के लिए नए हैं, इस पर तो विद्यार्थी को फोकस करना ही चाहिए। मैंने आपको बात की कंटेंट की कि आपके पास बुक्स, देखो बुक्स में अपन सामान्यतः बीएसटीसी और पीटीटी के लिए ऐसी कोई ऑथेंटिक गाइड तो है नहीं कोई भी, और नहीं सरकार के द्वारा ऐसी ऑथेंटिक कोई बुक्स प्रकाशित की जाती है कि वो एक बुक्स ले आए सारी चीज़ें उसी में से आ जाएगी। क्योंकि अभी 12th तक आपके पास क्या था, बोर्ड में सिर्फ वही पूछे जाएंगे जो बोर्ड की किताबों में है, लेकिन अब ऐसा तो कुछ है नहीं। बुक सिलेक्शन की बात करें तो आपको कोई एक गाइड आपको सेलेक्ट कर लेनी, क्योंकि बहुत सारी नहीं पढ़ पाएंगे आप। और नहीं पढ़ने का कारण ये है कि अभी आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। सामान्यतः आपका मार्च एग्जाम में गया, आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए 28 मार्च को मेजर पॉलिटिकल सब्जेक्ट अंतिम लास्ट डेट है, तो मार्च तो पूरा का पूरा आपका बोर्ड एग्जाम में गया, मार्च तो भूल जाओ। अप्रैल और मई आपके पास सिर्फ मात्र 2 माह का समय है, और 2 माह के समय के भीतर आपको ये कंसेप्ट लेकर के चलना है। तो बहुत ज़्यादा आप किताबें ला के एकत्रित कर लिए तो भी आपको समस्या पैदा करेगा। इसलिए कोई एक आपको बुक्स लानी है जो गाइड के रूप में लानी है, और वो ये आपको एक को पढ़ना है। गाइड सर कौन सी लाएं? देखो मैं ज़्यादातर जिन विद्यार्थियों को सजेस्ट करता हूँ वो लक्ष्य की गाइड सजेस्ट करता हूँ। हालांकि इसके अंदर जो कंटेंट है वो सब जगह फिक्स ही है, कॉपी पेस्ट कंटेंट चलता है इसका। फर्स्ट ग्रेड में निकालेगा तो भी वो सेम डाल देगा, कॉपी पेस्ट करिएगा। थर्ड ग्रेड में निकालेगा तो किसी में भी निकालेगा सेम है, लेकिन इसका एक सीमित कंटेंट है, ठीक अच्छा कंटेंट है। बीएसटीसी के लिए ये आपके ठीक रहेगी। तो अगर मैं सजेस्ट करूँ और मेरा मानो तो बीएसटीसी की एक गाइड आपको ले आनी है। और सिर्फ अगर बीएसटीसी की नहीं लाओ, कोई आपको अच्छी गाइड लगती है, जैसे कुछ और भी गाइडें हैं जो काफ़ी अच्छी मार्केट के अंदर है, तो एक गाइड कोई भी आपको लाना है। और उस गाइड के अंदर आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, रिवीजन। ज़्यादातर अपन क्या करते हैं, परीक्षा की जो संभावित तिथि है ना वो 1 जून संभावित तिथि है, तो हम ये टारगेट लेते हैं कि भाई 1 जून तक हमारे पास इतने टॉपिक है, उन टॉपिक को हम कैसे पढ़ लेंगे। लेकिन हाँ ठीक है, आपने बढ़िया अच्छी मेहनत की है, 1 जून तक आप वो पढ़ लेंगे, लेकिन उसका रिवीजन नहीं होगा। कम से कम ये ध्यान रखना है आपको 2 बार रिवीजन करना है इस पूरी किताब का। अगर आपका 2 बार रिवीजन नहीं होता है तो आपकी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो स्थायी नहीं हो पाएगी। परीक्षा के हॉल के भीतर आपको ये लगेगा ये करूं कि गलत होगा। इसलिए कम से कम इस हिसाब से आपको पढ़ना है कि 2 बार रिवीजन हो जाए। 2 बार तो आपको रिवीजन करना ही है। रिवीजन के साथ साथ ये जो 2 टॉपिक आपके पास नए हैं, पूरे मानसिक योग्यता वाला पूरा ही नया है, शिक्षण अभिरुचि वाला नया है। हालांकि राजस्थान जीके भी आपके पास नया है, जीके वाला पोर्शन है वो भी नया है, लेकिन ये तो ठीक है, आप रट लेंगे पढ़ लेंगे। इन दोनों के लिए आपको विशेष प्रयास की जरूरत होगी। सर कोचिंग करें या नहीं करें, ये एक और मुद्दा है, क्योंकि अभी क्या होने वाला है, बहुत सारे मैदान के अंदर उतरने वाले हैं। छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोग आएंगे कोचिंग के लिए। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें, फ्री वाले फंडे चलेंगे बहुत सारे, जहाँ पर कभी कोर्स क्लियर नहीं होगा, या कंटेंट जो होगा ऐसे ही किसी को लाके खड़े कर देंगे, पूर्ण फोकस कंटेंट की ओर भी फोकस नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर कोचिंग करें, मैं कोचिंग आपको सजेस्ट विशेष तौर से किसके लिए करूँगा, ये जो 2 टॉपिक है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नए हैं, और नए टॉपिक को विद्यार्थी एक बार नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो कंपटीशन में है नहीं पहले से, वो 12th क्लास का विद्यार्थी एक सिलेबस के सीमित दायरे में रहा है। इसलिए इन 2 टॉपिक के लिए, मानसिक योग्यता वाला और शिक्षण अभिरुचि वाले के लिए, विद्यार्थी को कोचिंग की जरूरत होगी। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि आपको 4 घंटे कोचिंग के बाद वापस आने के बाद आपको समय सेल्फ स्टडी पर देना है। तो मैं सिर्फ इन दोनों के लिए कोचिंग का सजेस्ट करूँगा।
अगर ये विद्यार्थी खुद कर पा रहा है, एक एक बार विद्यार्थी क्या करें, परीक्षा के बाद इस पूरे सिलेबस को देख दे। मैंने एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है सिलेबस पूरा का पूरा, वहाँ पर पढ़ा है आपको सिलेबस, एक संभावित सिलेबस है जो वहाँ पढ़ा है, आप देख लें। अगर आप ये टॉपिक सेल्फ कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपके ये टॉपिक सेल्फ नहीं हो पाते हैं तो आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता होगी। लेकिन कोचिंग से वापस आने के बाद आप रिवीजन पर और बुक्स पर ध्यान दें। सिर्फ कोचिंग के भरोसे आपको नहीं बैठना है। कोचिंग क्या करेगी, कोचिंग आपके एक तो शेड्यूल फिक्स कर देगी भाई कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे नहीं पढ़ना है, एक कंटिन्यूटी बनाई रखेगी। दूसरा बात है कौन से क्वेश्चन कैसे करना है, एक आपको तरीका दे देगी। कोई कोचिंग इस प्रकार की गारंटी नहीं लेता कि मैं पढ़ूंगा 100% ईजी में से आ जाएगा। इसका कारण ये होता है कि इसका सिलेबस है वो फिक्स नहीं है, पूर्ण फिक्स नहीं है, टॉपिक फिक्स नहीं है, इसी से आएंगे ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है। तो सिलेबस फिक्स नहीं होने की वजह से कोई भी कोचिंग संस्थान ये दावा नहीं कर सकता कि जो मैं पढ़ूंगा 100% आ जाएगा, आता नहीं है। कई बार हमने भी पढ़ा है कोचिंग में, हमने भी कोचिंग क्लास चलाई है, कई बार जो कंटेंट दिया 100% उस कंटेंट में से नहीं आता है। तो पूर्ण कोचिंग के भरोसे नहीं रहना है आपको, कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है, 2 बार कम से कम इसको रिवीजन कर लेना है। अब इसके बाद बात आती है समय की, कितना समय हमको देना चाहिए। देखिए बोर्ड के विद्यार्थी अधिकांश शामिल हो रहे हैं, उनकी 6 घंटे की क्लास और 3 या 4 घंटे की सेल्फ स्टडी उनकी होती थी। तो कम से कम 8 से 10 घंटे आपको इस पूरे मैटर पर देना है, कम से कम 8 से 10 घंटे तक आपको इस पर देना है। और इसमें भी ध्यान रखना है आपको कम से कम 2 घंटे आपका रिवीजन होना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं हुआ तो आपका पढ़ा हुआ कंसेप्ट है वो कोई काम आने वाला नहीं है। इसके सिवाय मैं आपको एक और रणनीति बता देता हूँ। पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, पिछले साल के जितने भी पेपर हुआ, पिछले वर्षों के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, कोशिश करूंगा टेलीग्राम चैनल पर डाल दूं। और अगर नहीं डाल पाता हूं तो मार्केट के अंदर इसके बहुत सारी छोटी छोटी किताबें आती हैं, पिछले साल के पेपर हैं। इस कंसेप्ट के बाद कम से कम आप 5-7 पेपर मिला करके जाएं। पेपर मिलाने का फायदा ये होगा कि आपको स्टैंडर्ड समझ में आ जाएगा कि कोई भी सवाल को अटेंड कैसे करना है, किस तरीके से करना है, पेपर आपको मिला करके जाना है। तो ये संपूर्ण रणनीति रहेगी। क्या करना है आपको, एक बुक्स का सिलेक्शन करना है गाइड के रूप में, ज़्यादा बुक सेलेक्ट नहीं करें। कारण ये है कि आपके पास समय सिर्फ 2 माह का समय, 2 माह के भीतर आपने बहुत सारा मैटर एकत्रित कर लिया तो न तो उस मैटर को पढ़ पाओगे, और अगर आपने पढ़ भी लिया तो उसका रिवीजन नहीं होगा, काम नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी बात, आप रिवीजन कम से कम किसी भी कंसेप्ट को 2 बार रिवीजन करें। 1 जून एग्जाम की डेट है, कम से कम ये मई तक, 25 मई तक आप इसको पूरा 2 बार रिवीजन कर लें। पीछे 5-7 दिन बचते हैं तो उसके अंदर पेपर वगैरह इसके लिए दें। कोचिंग के लिए ध्यान रखना है, जो बच्चा सेल्फ कर पा रहा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई सेल्फ नहीं कर पाता है तो ये 2 विषय ऐसे हैं जिसके अंदर बच्चे को कोचिंग की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन पूर्णतः कोचिंग पर निर्भर नहीं रहे। 8 से 10 घंटे अपने समय पढ़ने को दें और पिछले जो भी पेपर हुए उन पेपरों को मिला करके आप जाएं। निश्चित तौर से आप सफल होंगे। एग्जाम विजन आपके सफलता की कामना करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।